नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। और आज अपने दो टॉपिक कवर होंगे, जिसमें एक तो जो है वैश्विक पवन तंत्र और एक राजस्थान का बजट। तो आज जो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। सबसे पहले कि सुमेलित करना, इधर खंड दिया हुआ है, इधर स्वीकृत ध्वनि स्तर डेसिबल में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो कल वाला टॉपिक अपना पर्यावरणीय मुद्दे उनमें से एक बचा हुआ क्वेश्चन है। दिन के समय और रात्रि के समय देखो कौन सी जगह पर कितना जो है स्वीकृत ध्वनि स्तर है। शांत अगर कोई क्षेत्र है वहां पर जो है आपका मतलब जो स्वीकृत ध्वनि जो आपका डेसिबल है दिन के समय 50 और रात्रि के समय 40। फिर बात करते हैं अपन आवासीय क्षेत्र की। तो जो भी आवासीय क्षेत्र है वहां पर 55 दिन के समय और रात्रि के समय 45 जो है क्या है जो है स्वीकृत ध्वनि डेसिबल है। फिर बात करते हैं व्यापारिक क्षेत्र की। तो व्यापारिक क्षेत्र जो है उसमें जो है दिन के समय 65 और रात्रि के समय 55 जो है वो क्या है स्वीकृत ध्वनि स्तर है। और फिर बात आती है आपकी औद्योगिक की। और औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात्रि दोनों में जो है 70 डेसिबल ध्वनि जो है स्वीकृत क्षेत्र या स्वीकृत ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो ये एक पर्यावरणीय जो मुद्दे अपने टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन बचा हुआ था जो अपन कल देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करनी है। यह ध्यान रखना है अपने को। दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, तो यह बिल्कुल गलत है। दक्षिणी जो गोलार्ध है आपका उसमें बाईं ओर विक्षेपित होती है पवनें। और जो आपका दाहिनी ओर की बात करें तो दाहिनी ओर जो है उत्तरी गोलार्ध में होती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला तो क्वेश्चन क्या, पहला तो जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है गलत है। फिर भूविक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समांतर प्रवाहित होती है। भूविक्षेपी पवन ने जो है वो समदाब जो रेखाएं हैं उनके समांतर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं के कारण जो है भूविक्षेपी जो पवनों के कारण ही जो है गति इधर उधर होती रहती है। यह बात बिल्कुल सही है और अपने को सही ही बताना था, ठीक है। फिर पवन की गति घर्षण के साथ घटती है। कोई भी चीज की गति हो घर्षण के साथ घटेगी ही, ठीक है। फिर पवन की गति दाब प्रवणता बल के व्युत्क्रमण समानुपाती होती है, तो यह भी गलत है। ये होती है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो या हम कह सकते हैं समानुपाती होती है। सीधी बात करें तो समानुपाती होती है। मतलब पवन की गति जो होती है वो दाब प्रवणता जो बल है उसके समानुपाती होती है कि जितना अधिक दाब प्रवणता बल होगा उतनी अधिक पवन की गति होगी। और दाब प्रवणता बल क्या होता है, एक जगह बहुत कम प्रेशर होना, दूसरी जगह बहुत हाई, जिससे जो है दाब प्रवणता मतलब ढाल बन जाती है। और जितनी ज्यादा ढाल होगी मतलब जितना अंतर ज्यादा होगा और उतनी ही तेज गति से पवनें चलेगी। अगले क्वेश्चन में जाएं उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो। इसमें जो है 49 रुपए में आपकी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है और 249 रुपए में आपकी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जो है उसकी 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चन खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। 49 रुपए में जो है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जिसमें हर एक महीने का अलग से करंट अफेयर का टेस्ट है। और 249 रुपए में 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। और अभी तक जो है लगभग दोनों टेस्ट सीरीज मिलाकर 700 स्टूडेंट के आसपास ले चुके हैं। और जो है आपको मेरे कहने पर एक बार जाकर जरूर जो है डेमो टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि रियल में जो है टेस्ट में जो है मेहनत की गई है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात के सही सतही जो घटक है उसको कर्म से जो है कर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी देखो आपके सामने ले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो है कोई भी एक जो है ऑप्शन ले लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं अपन ध्रुवीय पवनों, ध्रुवीय पूर्वा हवा। तो ध्रुवीय जो है कहां पर है, ध्रुवीय जो है कोशिका में ध्रुवीय पवनें ये रही, ठीक है। ध्रुवीय पवनें ये रही और ये आपकी क्या है जो है ऊपर की तरफ है। सही सतही क्रम बताना है। फिर पश्चिमी हवाएं, पछुआ हवाओं को पश्चिम हवा कहते हैं। फिर उपोषण उच्च दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी ये रहा, ठीक है। लेकिन ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन अपने को तो भूमध्य रेखा से देखना है। तो भूमध्य रेखा के सबसे पास में कौन सी है, व्यापारिक पवनें है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो व्यापारिक पवनें हो जाएगा। तो इन दो में है, बाकी ये दो ऑप्शन तो कट गए अपने, ठीक है। व्यापारिक पवनों के बाद में कौन सी आती है, जैसे ये भूमध्य रेखा बीच वाली, व्यापारिक पवनों के बाद में आती है उपोषण उच्च दाब पेटी,
ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तो ये रही उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उसके बाद आती है पछुआ पवनिया, जिसको पश्चिमी हवाएं कहते हैं, और फिर आती है आपकी ध्रुवीय पूर्वा हवा, या जिसको ध्रुवीय पवने कहते हैं। तो ऑप्शन 4 सही है, मतलब ध्रुव से ऊपर की तरफ, सॉरी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो व्यापारिक पवनों के बाद उपोष्ण उच्च दाब पेटी, फिर जो है पछुआ या पश्चिम हवाएं, फिर ध्रुवीय हवाएं आती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। जो आपकी पछुआ हवाएं हैं, पछुआ कौन सी है, देखो ऊपर तो ये रही पछुआ, नीचे ये रही, देखो कलर चेंज करता हूं ताकि दिख जाए, ये देखो ये रही आपकी नीचे पछुआ और ये रही ऊपर पछुआ। ठीक है, ये 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 35 डिग्री से 60 डिग्री जो है दोनों गोलार्धों में चलती है, नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों गोलार्ध में चलती है। अब बात आती है कि सर्वाधिक गति कहां पर होती है इनकी। पछुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है और ये पश्चिम, देखो पश्चिम दिशा से चलती है पछुआ, देखो पश्चिम से देखो नीचे जा रही है, इधर भी पश्चिम से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जा रही पश्चिम दिशा से, इसलिए इनको पछुआ पवने कहते हैं। और इनकी गति सर्वाधिक कहां होती है, तो ये देखो दोनों तरफ ही होती है, ऊपर और नीचे, लेकिन गति कहां पर होती है, जो है दक्षिणी गोलार्ध में। कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध जो है ना, उसमें ज्यादातर भाग स्थल का है और स्थल के भाग में जो है हवाएं धीरे चलती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ज्यादातर भाग किसका है, महासागर का। इस कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध के जो महासागर है उनमें ये पछुआ पवने चलती है तेज गति से। इसलिए जो आपके 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस पर जो ये हवाएं चलती है इनको गरजती चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, गरजती चालीसा पछुआ पवनों को। क्यों, क्योंकि यहां पर स्थल भाग नहीं है, बहुत तेज गति से चलती है। फिर जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा कहते हैं उनको। और जो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलती है इनको क्या कहते हैं, तो 60 डिग्री वाली को कहते हैं चीखता साठा। क्या कहते हैं, चीखता साटा। इन्हीं पछुआ पवनों को कहते हैं जो 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिण दोनों जो है गोलार्ध में चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभी देखो यहां पर ही आ जाते हैं। देखो सबसे पहले शांत प्रदेश, शांत प्रदेश कौन सा होता है, ये वाला देखो, ये 5 डिग्री वाला। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो मैं ब्लैक कर रहा हूं ना आपके, ये होता है शांत पेटी। कारण जो ये पहली तो होती कहां से, 0 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, शांत पेटी किस लिए कहते हैं कि यहाँ हवाएं जो है एकदम जो है आराम से चलती रहती है। और इसका नाम क्या है, कहां पर ये चल रही है, अब देखो इसको कहते हैं जो है विश्वत रेखीय निम्न दाब पेटी, या इसको कहते हैं अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ITCZ जोन। तो ऑप्शन में कौन सा जो है सुमेलित है पहले से, तो ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित है। ये देखो ये रहा, ये वाला सुमेलित है। कलर चेंज कर देता हूं, तो ये रेड वाला जो है ITCZ जोन जो है ये शांत प्रदेश से संबंधित है। फिर आते हैं इस पर, फेरल सेल पर। किस पर आते हैं, फेरल सेल पर आते हैं। फेरल कोशिका, ये रही फेरल कोशिका। फेरल कोशिका नीचे भी सेम होती है। फेरल कोशिका जो है आपकी पछुआ पवनों से संबंधित है, और पछुआ पवनों को क्या कहते हैं, पश्चिमी पवने भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी पवने। तो ये इससे सुमेलित हो जाएगी। ठीक है, एक तो आप फुल स्क्रीन में देखना। ठीक है, क्लास को ऐसे नहीं कि आप जो है सीधा मोबाइल में जो है वर्टिकल मत देखना, हॉरिजॉन्टल देखना। फिर आती है आपकी हेडली सेल, ये रही हेडली सेल, नीचे भी हेडली सेल, और ये व्यापारिक पवनों से संबंधित है। तो हेडली सेल किससे संबंधित हो गई, व्यापारिक पवनों से। ठीक है, और फिर जो बात आती है आपकी पोलर सेल यानी ध्रुवीय पवने, और ये ध्रुवीय कोशिका, तो ये आ गई आपकी किससे संबंधित हो गई, जो है ध्रुवीय पवने होते हैं पूर्व दिशा से। देखो ये इधर वाली पूर्व दिशा है, पूर्व से नीचे की आ रही है। ये देखो ध्रुवीय पवने यहां भी है लेकिन पूर्व से जा रही है। ध्रुवीय पवनों को ही पूर्वी पवने कहते हैं। तो ये इससे सुमेलित है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है, सुमेलित है। फेरल कोशिका पश्चिमी पवनों से, हेडली कोशिका व्यापारिक पवनों से, पोलर सेल पूर्वी पवनों से, और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शांत प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर वायु के प्रकार है, इधर क्षेत्र है। ब्लिजार्ड पवने, ब्लिजार्ड जो पवने हैं आपकी, देखो ये रीजन के तौर पर आपको इसको क्लास को लेना है। तो ब्लिजार्ड जो पवने हैं आपकी, ये कहां पर है, तो ब्लिजार्ड पवने साइबेरिया के मैदान, जो कहां पर आपका रूस में चलती है, साइबेरिया के मैदान में। फिर बात आती है आपकी चिन्नुक हवाओं की, और चिन्नुक जो हवाएं हैं आपकी ये कहां चलती है, ये चलती है प्रेरी के मैदान। किसके, प्रेरी के मैदान, जो आपके कहां पर है, प्रेरी के मैदान है अमेरिका के जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, फिर बात आती है आपकी किसकी, बोरा पवने की, इटली में चलती है ये, और बोरा पवने इटली में चलती है। और ये जो है एड्रियाटिक जो
तट है इटली का, वहां चलती है। तो ये सामने सुमेलित हो गया। और फिर बच गया कौन सा आपके ऑप्शन नंबर डी, खमसीन पवने, जो मिस्र में चलती है, जिनके अलग अलग नाम है आपके, वो अपन पहले देख चुके हैं अलग अलग क्लासों में। तो यहाँ पर ब्लिजार्ड साइबेरिया के मैदान में, चिनुक जो है प्रेरी जिया प्रेरी के मैदान में, बोरा एड्रियाटिक तट इटली में, और खमसीन जो है मिस्र में चलती है। फिर आपका उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति कौन से अक्षांशों के मध्य घटती बढ़ती है, इसको नोट कर लेना एक तरफ से। मतलब यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि जो है डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये पहली बात तो दोनों गोलार्ध में चलती है, दोनों गोलार्ध में चलती है, ठीक है। दोनों गोलार्ध में चलने के अलावा ये कहां से कहां के बीच में, कौन से अक्षांशों के बीच में चलती है, ये ध्यान रखना है। तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अक्षांश जो है ऑप्शन में नहीं है। अगर कहीं पर 20 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री दक्षिण भी आ जाए तो भी इस उत्तर को सही मानना है। क्यों? क्योंकि दोनों गोलार्ध में ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 68, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताने कौन से कथन इनमें सही है। सबसे पहले कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है, बिल्कुल सही बात है। जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के सापेक्ष जितनी भी गतियां हैं उन सब में क्या है, उपस्थित है। फिर है कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ये गलत हो गया। फिर है कोरियोलिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है, बिल्कुल सही बात है। अक्षांश के साथ घटती है, तभी तो ध्रुवों पर जो अधिकतम और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि अक्षांश के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो ये भी सही है। फिर कोरियोलिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन देशांतर वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। तो ये बात गलत है, ध्यान रख लेना कि जो भी आपका कोरियोलिस बल है उस पर पृथ्वी के घूर्णन और देशांतर और वस्तु है उस पर भिन्नता नहीं होती है। देशांतर पर तो वैसे ही भिन्नता नहीं होती, क्योंकि देशांतर, हाँ, अक्षांश पर जो है ना इनमें भिन्नता होती है, अक्षांशों पर भिन्नता होती है, लेकिन देशांतर घूर्णन और वस्तु के अनुसार एक जैसा ही होता है, भिन्न नहीं होता है। तो ए व सी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। दिन के समय ऊपर की ओर चलने वाली हवा को एनोबेटिक हवा कहा जाता है, या इसको कहते हैं घाटी समीर। ये दिन में चलती है। घाटी समीर का एक ध्यान में रख लेना, दिन के समय चलती है और ऊपर की ओर चलती है। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देते हैं। कहां पर करें, इधर कर लेते हैं। रात के समय चलती है, ठीक है, और नीचे की ओर चलती है, यानी कि पर्वत से घाटी की ओर चलती है, नीचे की ओर चलती है, और इनको कहते हैं पर्वत समीर। क्या कहते हैं, पर्वत समीर कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ये बात सही है। फिर सदियों में फोन पवन के आगमन के बाद स्विट्जरलैंड की घाटियां जलवायु के लिए मरु उद्यान बन जाती है। बिल्कुल, फोन पवने ग्रीष्म या जो गर्म पवने हैं, जिससे जो है स्विट्जरलैंड की जो घाटियां हैं वो जलवायु के लिए एक मरु उद्यान बन जाती है। तो दोनों के दोनों से ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, घाटी समीर दिन के समय ऊपर की ओर और पर्वत समीर रात के समय नीचे की ओर। फिर दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है। ये रही व्यापारिक पवने, ये रही व्यापारिक पवने, और ये रही व्यापारिक पवने। तो व्यापारिक पवने ये जो है पूर्व दिशा है, आपको पता ही है, और ये है पश्चिमी दिशा, ये है पश्चिमी दिशा। तो देखो व्यापारिक पवने, देखो दक्षिणी गोलार्ध में कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, पूर्व से, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, लेकिन अपने को बताना है पूरा एग्जैक्ट। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, और ऊपर कौन सी, ये डायग्राम है ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं उत्तर। अब देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब जो है दक्षिण गोलार्ध में देखो ये आ रही है नीचे से और इस साइड से, यानी कि आ कहां से रही है, दक्षिण पूर्व से, और जा कहां रही है, उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो नीचे दक्षिण होता है, इस साइड है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व से आ रही है, और ऊपर होता है उत्तर, और इस साइड पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ आर्थिक समीक्षा और बजट के क्वेश्चन देखो। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है। बात हो रही है प्रचलित कीमतों पर, और ये आपकी 2,02,349 रुपए, और जो आपकी 1,03,149 रुपए ये है स्थिर कीमतों पर। किस पर? स्थिर कीमतों पर। इसके अलावा जो आपको ये राजस्थान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राजस्थान की। प्रचलित कीमतों पर 2,02,349 रुपए, और जो स्थिर कीमतों पर 1,03,149
₹89। लेकिन बात भारत की कर लेते हैं। भारत की प्रचलित कीमतों पर कितनी है? तो प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹2,19,575 है। और आपकी स्थिर कीमतों पर कितनी है? तो स्थिर कीमतों पर है ₹1,21,968। ये भारत के संदर्भ में है और ये राजस्थान के संदर्भ में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर क्षेत्र है, इधर प्रतिशत योगदान प्रचलित मूल्यों पर है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें कृषि क्षेत्र की। तो कृषि जो क्षेत्र आपका ये जो है प्रचलित कीमतों पर जो है 25.74% जो है योगदान देता है। और स्थिर कीमतों की बात करें, किसकी बात करें? स्थिर कीमतों की। तो स्थिर कीमतों पर भी अपने को पता होना चाहिए। तो स्थिर कीमतों पर ये 25.33% योगदान देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की। तो उद्योग क्षेत्र 26.55% है और जो ये प्रचलित पर है। और स्थिर की बात करें तो उद्योग क्षेत्र स्थिर कीमतों पर जो है 28.21% योगदान देता है। फिर बात करते हैं अपन सेवा क्षेत्र की। और सेवा क्षेत्र जो है आपका 47.71%। और स्थिर कीमतों की अगर बात करें सेवा क्षेत्र की तो ये 46.46% या 46%। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कृषि 25.74 प्रचलित पर और 25.33 स्थिर पर। उद्योग 26.55 प्रचलित पर और 28.21 स्थिर पर। सेवा 47.71 प्रचलित पर और सेवा जो है 46.46 स्थिर पर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। फिर वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का रहा है? तो सर्वाधिक रहा है आपका पशुपालन का और ये रहा है 49.35%। ठीक है, फसलों की बात करें तो ये 2 नंबर पर आती है 42.61% के साथ। 3 नंबर पर वानिकी आती है 7.49% के साथ। और सबसे नीचे आता है मत्स्य 0.54% पर। तो ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक पशुपालन का योगदान है। फिर राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। कृषि जलवायु प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल 1C का है, जो इसमें आपका जैसलमेर, बीकानेर और आंशिक चूरू आता है। आंशिक चूरू आता है। ठीक है, यह बात सही है। सबसे छोटा है 4th B, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास है। कौन कौन आते हैं इसमें? चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है। ठीक है, और इसके साथ में जो है छोटे छोटे 2 जिले और आते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का कुछ भाग आता है। फिर सर्वाधिक तापांतर 1A कृषि जलवायु प्रदेश का, तो ये गलत है आपका, क्योंकि तापांतर जो है जैसलमेर में और चूरू में पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर और चूरू में। ठीक है, इसमें जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर और इसमें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है। ठीक है, यह आपको पता ही है। तो यहां पर जो है फर्स्ट C होगा, इसका भी फर्स्ट C, क्यों जैसलमेर, बीकानेर, आंशिक चूरू वाला ही होगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 45। इधर जो है पशुधन है, इधर देश में प्रतिशत योगदान। गोवंश का जो है आपका जो राजस्थान का पूरे देश का जो गोवंश है उसमें योगदान बताना है अपने को। ठीक है, तो पूरे राजस्थान में गोवंश का 7.24% राजस्थान में है और छठा स्थान, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे भैंस की। किसकी बात करते हैं? भैंस की। भैंस में जो है राजस्थान 12.47% के साथ दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन भेड़ की। किसकी बात कर लेते हैं? भेड़ की। 10.64% भेड़ों के साथ कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं किसकी करें, फिर बच गया कौन? बकरी। और बकरी में 10-14% के साथ राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। अब जो है 2 और बात कर लेते हैं ऊंट में भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, कितने प्रतिशत के साथ? 84.43 के। गुआर और ऊंट दोनों एक जैसे चलते हैं, ये ध्यान रख लो प्रतिशत में। अश्व यानी कि घोड़ों की बात करें तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। कितने घोड़े हैं कुल जो है भारत के? 9.84%, तीसरा स्थान। बात गधों की करें, किसकी? गधों की। तो गधे जो है 18.91% के साथ जो है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है राजस्थान का। तो ये आपको ध्यान में
रखना। फिर राम जल सेतु परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो राम जल सेतु परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश शामिल है। और ये राम जल सेतु परियोजना जो है ये संशोधित रूप है। किसका संशोधित रूप है? किसका संशोधित है? यह है पार्वती जो है काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का लिंक परियोजना, इसका संशोधित रूप है कौन सा? राम जल सेतु परियोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। डेडिकेटेड फ्रेट या फ्रंट होना चाहिए था, पता नहीं। हाँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप जो है माल वाहन के लिए, मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीजें हैं वो आराम से पहुंच सके। ये जो है 6 राज्यों से गुजरेगा जिसकी कुल लंबाई जो है लगभग 1504 किलोमीटर है। बात बिल्कुल सही है। 6 राज्य में कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है तो हरियाणा होगा, हरियाणा है तो अपना राजस्थान होगा, वरना यहाँ क्वेश्चन का क्या काम था। राजस्थान के बाद में गुजरात है और गुजरात के बाद में है महाराष्ट्र। ये बंदरगाहों को जोड़ता है। तो 3 और 3 6 राज्य हो गए। ये राजस्थान के कुल 28 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से? 28 जिलों से। और लगभग 39% भाग यानी कि 567 किलोमीटर भाग कवर होगा इसमें। राजस्थान में तो 28 जिलों से गुजरेगा। ये गलत है, तो केवल एक सत्य है। फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसकी स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना 1961 में की गई, ठीक है, को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो यह दिया गया 1975 में। स्थापना पहले ही कर दी गई थी। फिर वर्ष 2025 में ऐतिहासिक एवं हेरिटेज पर्यटन या पर्यटक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस पर्यटक स्थल पर रही है? तो पहले नंबर पर कौन रहा है? तो जैसलमेर किला रहा है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। स्वदेशी कौन सा पर्यटकों की बात हो रही है? देखो सर्वाधिक संख्या घरेलू पर्यटकों की, ये देखो स्वदेशी या घरेलू पर्यटकों की हो रही है। दूसरे नंबर पर जो है कौन? सेकंड नंबर पर हवा महल जयपुर वाला। तीसरे पर आमेर रहा है, आमेर किला, ठीक है। फिर आपका एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 125 गीगावाट या 1,25,000 मेगावाट रखा गया है। दोनों एक ही चीज है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो है आपकी दिसंबर 2024 में लागू हुई है। दिसंबर 2024 में लागू हुई है और इसकी अवधि है 29 मार्च 2029 या नवीन नीति तक। ये इसकी जो है पूरी जो है लेखा जोखा या लक्ष्य रखा गया है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अब आगे जो है अगले 20 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के, जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।